हाँ, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने क्या बात की है अभी, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया है, ये है एनसीईआरटी की तीसरी यूनिट जिसका नाम है सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। और बताया था हमने बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां सेल के स्ट्रक्चर और उसके कार्यों का वर्णन किया जाए, उसी को ही क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहली बात आपको ये बताई थी। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा है एक जीवन परिचय। और ये जो साइंटिस्ट हैं आप इनको पहचान ही लिए हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन। ठीक है, भारत देश में अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो तो एक जाना पहचाना नाम है जी.एन. रामाचंद्रन का। ठीक है ना? तो क्या क्या बातें आपको बताई हैं, हमने ये बताया है कि जी.एन. रामाचंद्रन कब पैदा हुए थे, ये हमने बात की है। ठीक है, और हमने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि जी.एन. रामाचंद्रन ने ग्रेजुएशन कब किया है और कहां से किया है। अगली बात हमने ये आपसे कही है कि इन्होंने जो पीएचडी की डिग्री है वो कब और कहां से रिसीव की है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको बताई हैं और इनके स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में बात की है। तो जाहिर सी बात है, अब दोहरा के आए होंगे, है ना, तो आपको याद होगा। ओके, तो आपको याद होगा, आप हमें बताते चलिए। तो बताइए, जी.एन. रामाचंद्रन कब पैदा हुए थे? ठीक है, 8 अक्टूबर 1922। ठीक है, चलिए अगली बात आपको बताई है कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किस सन में कंप्लीट किया है। बिल्कुल सही, 1942। कहां से कंप्लीट किया है? मद्रास यूनिवर्सिटी से किया। किस सब्जेक्ट में किया है? फिजिक्स में किया है। अगली बात आपसे ये हमने की है, इन्होंने पीएचडी कब रिसीव की है? 1949 में, है ना? कहां से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहां है कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज है इंग्लैंड में। चलिए ये बताइए, जब वो कैम्ब्रिज गए हुए थे जी.एन. रामाचंद्रन, तो जी.एन. रामाचंद्रन की मुलाकात वहां पे किनसे हुई? उनसे हुई, किनसे हुई? लाइनस पॉलिंग से हुई। और लाइनस पॉलिंग क्यों मशहूर है? लाइनस पॉलिंग को नोबेल प्राइज मिल चुका है प्रोटीन के एक मॉडल के लिए। और वो प्रोटीन का मॉडल कौन सा है? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सी, है ना? अब उनसे मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए जी.एन. रामाचंद्रन, और आगे चल के उन्होंने कोलेजन प्रोटीन का, आपको याद है ना, तो कोलेजन प्रोटीन का एक मॉडल प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। और उस मॉडल का क्या नाम है? बिल्कुल सही, उस मॉडल का नाम है ट्रिपल हेलिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? ट्रिपल हेलिकल मॉडल। ठीक है, किस प्रोटीन का? कोलेजन प्रोटीन का। ओके, जो कि किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था? नाम याद करा है भाई, क्या नाम बताया? नेचर में। तो नेचर नाम का एक मैगजीन था, उसमें पब्लिश हुआ था। आपको बताना कब पब्लिश हुआ था? 1954 में। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी हैं इनके बारे में। और इतना ही हमने पढ़ा है, तो आप जो भी लेक्चर रहा करें उसको उसी दिन जाके जरूर याद किया करिए, उसी दिन रिवाइज करना होता है। तो जो भी आज का लेक्चर रहेगा वो आज ही फिनिश करना। ये नहीं कि आप सोचे कि अभी एक चैप्टर हो जाएगा तो पढ़ना नहीं। डेली का काम डेली शुरू करना चाहिए, उसी दिन फिनिश होना चाहिए। ये आप अपने हैबिट में लाइए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी। जो काम जिस दिन का हुआ करे उसको उसी दिन ही फिनिश करना, है ना? इकट्ठा नहीं करना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। तो अब कल से आप सब लोग दोहरा के आएंगे, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग अपना जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यही साइटोलॉजी बोली जाती है। और इसमें 3 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अभी कुछ लेक्चर आपको और पढ़ा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में, चैप्टर का नाम ही पढ़िए, क्या नाम है? कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि भाई जीव किसे कहा जाता है, जीव कहने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो जीव कहने के क्या क्या फीचर्स है, ये तो हमारा एक पूरा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक कंप्लीट सेल से छोटा जीवन को डिफाइन ही नहीं कर पाता है। इस वजह से अगर आप बायो पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में पढ़ना होगा। इसी वजह से हमारे चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई या जीवन का आधार, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को समराइज करते हैं, याद कराएंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ। ठीक है, चलिए, तो आप इसको, ये जो पार्ट है आप इसी पोर्शन पे इसको समराइज कर सकते हैं। जो मैं नोट करने जा रहा हूं, दो तरीके हैं, या तो आप एनसीईआरटी पे ही ये जो जगह खाली है इसी पे समराइज करोगे, या तो आपके पास नोटबुक हो आप उसमें प्रॉपर नोट करिए। जरूरी क्यों है? क्योंकि रिवीजन में आसानी रहे, जब आप रिवाइज करो तो आपसे जल्दी से रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि अरे अब कितना पढ़ना हमको, जितना कम मैटर रहेगा उतना आसानी से रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वही सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी सिलेक्शन की। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समराइज करेंगे, उसके बाद से ये एनसीईआरटी की सारी लाइनें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं और बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको याद करवा
नोट कर लीजिएगा।
तो न पढ़ पाना छोड़ दो, ठीक है, अभी मैं रीड करूंगा, अगर इसमें से कुछ न पढ़ पाओ। नोट कर लिया? पढ़ा? देखते हैं। तो हमने एकदम बिल्कुल यहाँ से शुरू किया है। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा हुआ, कहाँ शुरू कर रहा है ये, कह रहा है व्हेन यू लुक अराउंड, ठीक है, हमने यहीं से शुरू किया, ठीक। अब पहले उसको पूरा याद करते हैं हम लोग, फिर ये इन लाइनों को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ। तो देखिए हमने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, ये आप और हम हमने, ठीक है।
तो हम और आप हैं ये। लिखा हुआ है लुक अराउंड। अगर हम अपने आसपास में देखें, हम अपने सराउंडिंग में देखें, तो हमें दो ही प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर उन वस्तुओं में अगर हम जानना चाहें तो दो ही प्रकार के वो होंगे। तो एनसीईआरटी यहीं से शुरू कर रहा है इस चैप्टर को, कह रहा है कि अगर आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको दो प्रकार के ही ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। या तो वो निर्जीव होंगे या तो वो सजीव होंगे। सही बात है ना? तो अगर हम अपने आसपास में देखें तो दो प्रकार की वस्तुएं, टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल होंगे, हमें दिखाई देंगे। या तो वो निर्जीव होंगे या तो वो सजीव होंगे, बस यही दो प्रकार के। या तो उनमें जान होगी या उसमें जान नहीं होगी। या तो वो जीव होगा या तो वो जीव नहीं होगा। मतलब या तो वो सजीव होगा या तो वो निर्जीव होगा। तो दो प्रकार की वस्तुएं ही हम आसपास में देख पाते हैं, निर्जीव और सजीव, नॉन लिविंग और लिविंग। तो जब ऐसा ही हम बार बार देखेंगे तो हमारे मन में जरूर सवाल आएगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है सजीवों में जो सजीवों को निर्जीवों से क्या करता है, अलग करता है। इसी वजह से हमने लिविंग के आगे क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क, कि भाई क्यों लिविंग है ये, क्यों सजीव है। आखिर कोई ना कोई बात तो होगी ना जो सजीव को निर्जीव से क्या करेगा, अलग करेगा। जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या बताएगा, अलग बताएगा। ठीक है, और इसी सवाल का जवाब क्या है, सेल। ठीक, तो हम कहें कि कोई एक बात बताओ जो सबसे खास बात है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है, तो वो है क्या, वो है कोशिका का पाया जाना। तो वो सभी वस्तुएं जो कोशिका रखती होंगी उन्हीं को क्या बोला जाएगा, सजीव कहा जाएगा। तो सजीव कहलाने के लिए सबसे बेसिक बात क्या है, कोशिका का पाया जाना। सबसे पहले आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं कोशिका है तो उसमें श्वसन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब नहीं बताना है ना। पहले क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि भाई एक कोशिका होना चाहिए। इस बात को टेक्निकली या बायोलॉजी में कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना। क्या होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना कहा जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक कंप्लीट सेल से छोटा जीवन को परिभाषित नहीं कर सकता। जीवन को परिभाषित करने के लिए एक कंप्लीट सेल का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमारे चैप्टर का, अपने चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई या कोशिका जीवन का आधार। ठीक है, तो ये सेल है। और तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, कोशिका क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इसका, लाइफ का, जीवन का। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, जीवन का, किसी भी जीव का। तो ये हमने नोट किया है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर लिविंग कहलाने के लिए कोशिका ही जरूरी है तो हो सकता है कि उस लिविंग में सेल्स का नंबर कितना हो, एक हो। मतलब वो जीवित प्राणी एक कोशिका का भी हो सकता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी अगर एक सेल का होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एक कोशिकीय कहा जाएगा। दैट मीन्स उसे क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर। तो जीवित प्राणी का शरीर अगर एक ही कोशिका का बना है, सिंगल सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल में एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो उसे कहा जाएगा कि वो एक कोशिकीय प्राणी है, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पूरा का पूरा किंगडम आपको बताएंगे कि वो जो 5 या जो 6 किंगडम है उसमें से कितने एक कोशिकीय हैं, कितने बहुकोशिकीय हैं। फिलहाल जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की
बात होती है तो अमीबा और पैरामीशियम हम तुरंत ही बता देते हैं, ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, यूनिसेलर में सबसे आसान वाला एग्जांपल आपको बताते हैं पहले। तो यूनिसेलर में जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, फिर एग्जांपल है, ठीक है। जब आगे हम लोग 5 किंगडम जब हम पढ़ेंगे पूरा किंगडम आपको बता देंगे तो फिर वो एग्जांपल आपको याद हो जाएगा। फिलहाल अमीबा पैरामीशियम जैसे जो प्राणी है वो क्या है, वो एक कोष की है। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करोगे एक कोष की है, ट्रिपानोसोमा की बात करो एक कोष की, लेशमैनिया की बात करो एक कोष की है, क्लोरेला, संडेस्मर, ढेरों एग्जांपल आगे बात करने वाले हैं। चलिए, तो अगर जीवित प्राणी एक सेल का है तो क्या बोला जाएगा, एक कोश की है, यूनिसेलर कहा जाएगा। अगर उसमें सेल का नंबर एक से ज्यादा हो तो फिर क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलर कहा जाएगा। तो जीवित प्राणी के शरीर में अगर एक से ज्यादा सेल है तो वो मल्टी सेलर कहा जाएगा, ठीक है ना। और मल्टी सेलर के एग्जांपल आप जानना चाह रहे हो ना, तो पूरा का पूरा जो किंगडम एनिमैलिया, तो जो पूरा का पूरा किंगडम है एनिमैलिया, जितने भी एनिमल्स हैं, हाँ? जैसे हम लोग भी किससे बिलोंग करते हैं, क्या किंगडम हमारा, एनिमलियम, ठीक है, एनिमैलिया ही है। तो अगर हम अपनी बात करें, जैसे अपना सेल क्या है, अपनी बॉडी क्या है, तो क्या होगा, मल्टी सेलर। क्या है हम लोग, मल्टी सेलर। तो एनिमैलिया हो गया, और भी है ढेरों हैं, ठीक, वो सब हम लोग आगे बात करने। चलिए, तो ये बात हमने की। अच्छा, अब आगे अगर एक कोश की प्राणी के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो जैसे जैसे आप अपने बॉडी को लीजिए, आप ह्यूमन शरीर को लीजिए, मानव शरीर के बारे में सोचिए। तो मानव शरीर को जीवित बनाने रखने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर है ना, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है, ढेरों सिस्टम जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं और हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी सेलर। तो मल्टी सेलर प्राणियों में, बहुकोशिकीय प्राणियों में अलग अलग प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, वो अपना अपना कार्य करते हैं और पूरा कार्य मिलके उस बहुकोशिकीय प्राणी को जीवित बनाए रखे होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सिस्टम हैं, ढेरों सेल्स हैं, अपना अपना कार्य करके बहुकोशिकीय प्राणी को जीवित बनाए हुए हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जो एक सेल वाला प्राणी है वो अपने सारे कार्य जो उसको जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी है वो एक ही सेल में कंप्लीट कर लेगा। तो वो एक सेल में ही क्या है, जैसे बहुकोशिकीय प्राणी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है और उसके शरीर में ढेरों सेल्स हैं, वैसे एक कोश की प्राणी भी उसका भी स्वतंत्र रूप से जीवन वो यापन कर सकता है। तो हम बोलेंगे यूनिसेलर प्राणी भी क्या रखता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे बहुकोश के प्राणी करता है। और हाँ, वो एक ही सेल में जीवन जीने के जो सभी कार्य जरूरी होते हैं वो परफॉर्म कर लेता है। क्या लिखा हमने, परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो बताओ एक कोशिकीय प्राणी में क्या क्षमता है, दो क्षमताओं के बारे में बात करो, क्या कैपेबिलिटी है, दो, पहला क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा क्या है, परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, ठीक है। अभी वो एनसीईआरटी लाइनें दिखाते हैं आपको। चलो इसको आगे बढ़ाओ, और सेल की बात कर रहे हो तो देख लो, हमने तीन पार्ट में तीन इंपॉर्टेंट कॉलम लिए हैं। सबसे पहले देखिए हमने कौन सा कॉलम लिया है, हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया है, कोशिका की खोज सबसे पहली बार किसने किया, ठीक है। तो नाम याद रखना, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक नाम, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में यहां से शुरू कर रहा है कि लाइव सेल को, जीवित सेल को
सबसे पहले किसने देखा और डिस्क्राइब किया, है ना। लेकिन मान लो अगर आपसे कहा कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो ये नहीं कि आपको बस यही नाम याद है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, बस उसी का आंसर आप किए जा रहे हैं, है ना। आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अगर कहेगा कि कोशिका की डिस्कवरी किसने की है, सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो हमारा आंसर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नहीं है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक नहीं है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यह है, क्या आंसर है, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम कहें फादर कौन है साइटोलॉजी के, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की डिस्कवरी की है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जिन सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है वो जीवित सेल था कि मृत सेल था, याद रखना, वो लाइव सेल नहीं था, वो क्या था, वो डेड सेल था, वो मृत सेल था, ठीक है। और वो सेल किसका था, कार्क का था। अब कार्क कैसे बनता है जब टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, तो बताएंगे, है ना। कार्क कैम्बियम फेलोजेन एक टिश्यू होता है, उसी के डिवीजन से बनता है, वही प्रोड्यूस करता है इन डेड सेल्स को। तो अगला सवाल, पहला सवाल क्या कहा, कोशिका की डिस्कवरी किसने की है, तो हमारा आंसर है रॉबर्ट। दूसरी बात, जीवित सेल में ढूंढा, मतलब जीवित सेल को ढूंढा कि मृत सेल को, लिविंग सेल को कि डेड सेल को, तो आंसर है डेड। तो सबसे पहला सवाल ये कि भाई रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। दूसरा, लिविंग सेल में, लाइव सेल में कि डेड सेल में, डेड सेल में। अगला सवाल, वो कौन सा सेल था, किसका सेल था, कार्क का सेल था। ओके, अगली बात, बायोलॉजी में ये भी सवाल पॉपुलर होते हैं कि भाई ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। नाम देने को, नाम रखने को बोला जाता है नेम गिवन बाई या टर्म क्वाइंड बाई। क्या बोला जाता है, टर्म। टर्म करने का मतलब नाम, ठीक है, नामकरण, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो हम कहें भाई भाई बताओ कि कोशिका नाम किसने दिया, देखो हमने क्या लिखा है कि ये रॉबर्ट हुक ही है ना, क्वाइन टॉम सेल। तो कोशिका नाम किनके द्वारा दिया गया है, भूलना नहीं, ठीक है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1665 में यह सबसे पुराना सन है जो आपको याद करा रहा हूं, इससे पीछे का कोई सन हमें याद नहीं करना है, यह सबसे पुराना है, ओके। तो बहुत कम एक आध दो बातें मैं आपको बताऊंगा कभी कभी जो एनसीईआरटी से बाहर रहती है, वो जानना बहुत जरूरी रहता है, इस वजह से। तो यह सबसे पुराना सन है, 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक की एक बुक पब्लिश हुई थी, नाम पढ़ो, माइक्रोग्राफिया है उस बुक का नाम। तो 1665 की बात है, 1665 में माइक्रोग्राफिया बुक पब्लिश हुई थी। ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। और उसी बुक के पन्नों में उन्होंने क्या लिखा था, सेल लिखा था, सेल लिखा हुआ था। तो सेल नाम किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। दोबारा देखते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल की लाइव सेल को डिस्कवर किया, डेड सेल, किसका सेल था, कार सेल था, ठीक है। सेल नाम किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, किस बुक में लिखा था वो कब पब्लिश हुई थी, 1665, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब एनसीईआरटी यहां से शुरू कर रहा है। लाइव सेल को पहली बार किसने देखा और डिस्क्राइब किया, देखो क्या लिखा हुआ है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कहीं कहीं एंटोनी भी लिखा होता है, ANTONY, ये एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं वही लिखा, ठीक है। तो बताओ भाई, सेल की डिस्कवरी किसने की है, लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये याद रखना, ठीक है। तो जैसा सवाल होगा वैसा ही आंसर करना है, ये नहीं कि आपने कहा कि नहीं हमने एनसीईआरटी पढ़ा है या नाम दिया है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, कुछ भी पूछा जा रहा है आप वही टिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कहेगा किसने डिस्कवर किया है तो कहना रॉबर्ट हो, लेकिन जब कहेगा लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया है, डिस्क्राइब किया है, ढूंढा है, उसका वर्णन किया है, तो आपका आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलिए आगे चल के कोशिका की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई है, इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
एक एक सेल ऑर्गेनेल को, तो सब आगे आने वाला है। फिलहाल नाम तो पढ़ लो एक बार, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अगले पार्ट पे आओ। तो सेल के डिस्कवरी के बारे में बात की, लाइफ सेल के डिस्कवरी के बारे में बात की। अब इसमें अगला पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, और वो है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। सेल थ्योरी, देखिए हमने इन दोनों साइंटिस्ट के लिए ये कवर कर दिया है और नीचे लिखा है सेल थ्योरी। तो दैट मींस सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? इन दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखें। हम कहें सेल थ्योरी वाज गिवन बाय या सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, है ना? तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, प्रपोज करने का मतलब समझ रखना, प्रस्तुत करना। ओके, तो सेल थ्योरी किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? क्या बोलोगे? स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान। तो ये तो आप पहले से जानते थे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों वैज्ञानिकों का पूरा नाम आपको याद कराऊंगा, है ना? इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में किस सन में बात की, ये किस सन में बात किए हैं, कौन कहां से बिलोंग कर रहा है, और कौन जूलॉजिस्ट है, कौन बॉटनिस्ट, सबके सब सवाल हैं, सब आपको याद करना। ओके, तो सबसे पहले ये नाम पढ़िए। चलिए, तो स्लाइडन का पूरा नाम बताइए, स्लाइडन का पूरा नाम बताइए। सब नोट कर लिया था ना, कुछ छूटा नहीं है ना? ओके, पूरा नाम बताइए। मैथियास। क्या नाम है? मैथियास। अब आज पूरा नाम याद करिए, आज के बाद से जब हम कहेंगे सेल थ्योरी किसने दिया है, तो आप कहोगे स्लाइडन और स्वान। ठीक है, लेकिन आज आप पूरा नाम याद, ये बताइए क्या नाम है? मैथियास नाम है, मैथियास स्लाइडन नाम है, याद रहेगा। ओके, एंड दूसरा जो नाम है वो है थियोडोर। क्या नाम है? ये नाम है, क्या नाम है? थियोडोर। ओके, तो पढ़िए, नाम पढ़िए, थियोडोर स्वान। तो ये है मैथियास स्लाइडन, और ये कौन है? ये है थियोडोर स्वान। साथ में हम क्या बोलते हैं? स्लाइडन और स्वान। ओके, किस सन की बात है? 1838 की बात है, लगभग उसी समय की बात है। एनसीईआरटी कह रहा है लगभग उसी समय की बात है, साल भर का अंतर, कोई अंतर थोड़ी ना। तो ये है 1838 और ये है 1839। ये सबके सब सवाल आपको याद करने हैं। अगली बात, अब इनमें आपको बताना है कौन बॉटनिस्ट है। बता भाई, कौन बॉटनिस्ट है? स्लाइडन। ठीक है, कौन जूलॉजिस्ट है? स्वान, है ना? कौन जर्मनी से बिलोंग करता है? कौन जर्मनी के हैं? ठीक है, और कौन अंग्रेज है, ब्रिटिश कौन है? ओके, तो याद रखेंगे ये है जर्मन बॉटनिस्ट और ये है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो कौन है जर्मन बॉटनिस्ट? हाँ, स्लाइडन, यही है ना? और कौन है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट? हाँ, है ना? ये कब की बात है? 1830। ये कब की बात है? याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों सन एनसीईआरटी में दिए हैं, ये नहीं दिया है, आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ये है 1665। ठीक है, याद हो गया तो कोई बात, अगर याद हुआ तो अच्छी, नहीं कभी कोई बात। ये दोनों जरूर याद करने, 1838, 1839, है ना? एक बताया जर्मन बॉटनी और एक बताया ब्रिटिश जूलॉजी। इसको आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, सीधी बात है कि अगर बॉटनिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है किसका निरीक्षण करेंगे? प्लांट सेल का। तो ये बॉटनिस्ट है ना, तो प्लांट के बारे में देख रहे हैं। देखो क्या लिखा हमने, एग्जामिन प्लांट, प्लांट का निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना हुआ है, अलग अलग प्रकार का सेल्स का बना हुआ। और आपको मालूम है जब सेल इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन हमने नोट किया, और कोई खास बात नहीं है, जानते हैं कि सेल का एग्रीगेशन टिश्यू। आगे अभी तो जब शुरू कर रहे हैं, बाकी सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले एक एक करके। तो आसान है, देखो बॉटनिस्ट है तो प्लांट को एग्जामिन किया होगा और निष्कर्ष निकाला प्लांट की बॉडी बनी हुई है अलग अलग प्रकार के सेल्स का, जो प्लांट में टिश्यूज का निर्माण कर रहे हैं।
क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। ये देखो, और ये क्या है? ये तो जूलॉजिस्ट हैं, तो एग्जामिन किया होगा किसको? एनिमल सेल को, और बताया कि भाई एनिमल सेल में तो बाहर थिन बाउंड्री पाई जाती है ना, एक थिन लेयर पाया जाता है अगर एनिमल्स का सेल है, और वो आज किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना। ठीक, अगली बात बहुत खास है, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जूलॉजिस्ट है, तो जाहिर सी बात है एनिमल सेल का एग्जामिन किया है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, इन्होंने और किसको एग्जामिन किया है? प्लांट सेल को भी एग्जामिन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहेगा स्लाइडन और स्वान में से कौन है जिन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट सेल या एनिमल और प्लांट दोनों सेल को एग्जामिन किया है, दोनों सेल का निरीक्षण किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्वान। तो उन्होंने प्लांट सेल को भी एग्जामिन किया और किसके बारे में बताया? सेल वॉल के बारे में बताया। ठीक है, चलिए ये बातें याद रखनी। अभी एनसीईआरटी की वो लाइनें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने मिलकर क्या प्रपोज किया है? सेल थ्योरी। क्या प्रपोज किया है? सेल थ्योरी दोनों ने मिलकर प्रपोज किया है। और देखो इधर सेल थ्योरी क्या कहता है, ऊपर नोट किया है सेल थ्योरी, आगे पढ़ना जरा। एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो किसका बना होगा? वो कोशिका का बना होगा, और कोशिका का जो उत्पाद है, कोशिका का जो प्रोडक्ट है, उसका बना होगा, है ना। तो कोशिका में आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कोशिका के बारे में, बाकी हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। कोशिका तो हमें समझ में आ रहा है। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ सेल? कोशिका का प्रोडक्ट क्या होगा? कोशिका का क्या प्रोडक्ट होता है? इसे कहा जाए कि ये कोशिका का सेल का प्रोडक्ट है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ये एक सेल हमने बना दिया। ठीक है, अब ये देखना, ये सेल का क्या बना दिया? एग्रीगेशन। सेल इकट्ठा हो गए तो क्या बन गया? टिश्यू बन गया, है ना। अब कई टिश्यूज जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनता है? आर्गन बनता है ना। कई आर्गन इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है ना। जैसे लीवर, पैनक्रियाज, एलिमेंट्री कैनाल, सैलिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, ये सब मिलके क्या बना लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने क्या बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में? आर्गन के नाम बताया, लीवर बताया, पैनक्रियाज बताया, एलिमेंट्री कैनाल बताया। ठीक है, तो कई आर्गन मिलके क्या बना लिया? सिस्टम बना लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेल है और इसको क्या कहोगे? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये सेल है और इसको क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, आगे आने वाला है ये सब। फिलहाल ये टर्म क्लियर रहे आपसे, कोई पूछे क्या प्रोडक्ट ऑफ सेल तो आप बता पाओ। आगे हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू, ऑलरेडी हमें पढ़ना चैप्टर में है, एक चैप्टर है हमारे पास टिश्यू पढ़ने के। ओके, तो सेल थ्योरी क्या है? क्या बोलोगे? एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्लियर बात है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये क्या। चलिए आ जाइए और इसको देखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ा। हाँ, तो देखिए कहां से शुरू कर रहा है, क्या बोल रहा है? यहीं से शुरू किया है, तो ऐसा डिजाइन हमने लिया था वहां पे। देख देखो क्या कर रहा है, व्हेन यू लुक अराउंड, आप अपने आसपास जब देखेंगे तो आपको लिविंग दिखाई देगा और
नॉन लिविंग दिखाई देगा। सजीव और निर्जीव दो ही प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और ऐसा देख करके आप अपने आप से ही पूछोगे, आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? व्हाट इज इट? वो क्या है जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑर्गेनिज्म को क्या बनाता है? लिविंग बनाता है, सजीव बनाता है। मतलब कोई तो ऐसी बात होगी ना सजीवों में जो उसको निर्जीवों से क्या कर रहा होगा? अलग कर रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज इट दैट मेक ए ऑर्गेनिज्म लिविंग? ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस बात का जब जवाब हम ढूंढेंगे ना, तो इस बात का क्या जवाब है? प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे क्या बोला जाता है? सेल। तो सभी जीवित प्राणियों में जो सजीव हैं उनमें किसका प्रेजेंस होता है? कोशिका का प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसी वजह से अपने चैप्टर का क्या नाम है? कोशिका जीवन का आधार, या कोशिका जीवन की इकाई। तभी तो हमने क्वेश्चन मार्क किया था और नीचे उसका आंसर क्या लिखा था? कोशिका। आगे, सभी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं किसके? सेल्स। अब तो क्लियर हो गया ना कि सजीव प्राणी है तो किसका बना होगा? कोशिका का बना होगा, ठीक है। कुछ जो बने होते हैं एक सेल वाले, उन्हें क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। और वही दूसरी ओर जैसे कि हम लोग एनिमल, एनिमलिया हम लोग, ठीक है, तो वो ढेरों सेल के बने हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर, है ना। सब कुछ उसमें समराइज कर दिया। अब अगली बार अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया तो इसको पूरा नहीं पढ़ना। आगे आइए, इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, ये हमने बात की है, आपको याद हो गया होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या योग्यता होती है भाई बताइए? 1 और 2, याद है आपको? क्या नोट किया था? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दो बातें क्या बताई? एक कोष के प्राणियों की क्या योग्यता है? पहली बात इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरी बात परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में कहेगा बोथ, हम कहेंगे बोथ, ठीक बात है। कहेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कैपेबिलिटी है? पहला ऑप्शन देगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा का परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, तीसरा का बोथ। तो बोथ आंसर है हमारा। आगे आइए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनीथिंग, कुछ भी जो एक कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर से छोटा हो, कम हो, वो इंडिपेंडेंट लिविंग, वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होगा। तो कहने का मतलब, अगर आप एक कोष के प्राणी की भी बात करो तो एक सेल तो है ही ना कम से कम। तो जीवित कहलाने के लिए एक कंप्लीट सेल का होना जरूरी है, उससे कम में तो जीवन परिभाषित नहीं होगा। इसी वजह से कोशिका तो क्या बोला जाता है? बेसिक। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सभी सजीव प्राणियों का। कभी आपने लिखा तो था सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे इधर देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक। एंटोनी वॉन या एंटोन वॉन लीवेनहॉक कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक। आगे नोट करेंगे बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे। तो हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने पहली बार देखा और डिस्क्राइब किया। लेकिन देखो ये कैसा सेल है? लाइव सेल। लेकिन हम कहें कोशिका की डिस्कवरी किसने की है, तो आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक है। लेकिन यहां पे वो मृत सेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, या पहले डिस्कवरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां पे आपसे क्या बात कर रहा है? यहां पे तो वो जीवित सेल के बारे में बात कर रहा है, वो लाइव सेल के बारे में बात कर रहा है। तो बताओ, लाइव सेल को पहली बार किसने देखा और डिस्क्राइब किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या लीवेनहॉक की क्या स्पेलिंग है? लिखा है ना तुमने? क्या स्पेलिंग है? एल
ई की डबल ई, फिर यू, वी ई की डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई, एच ओ ई के। चलो, तो यह है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो हॉलैंड के रहने वाले थे। चलो यहाँ पे जो ह्यूगो डिब्रीज थे वो भी हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, आगे जानेंगे। ठीक, ये बात भी दोबारा आपसे बताएंगे। फिलहाल इस वाले पेज पे आ जाइए, यहाँ पे किनारे नोट कर लीजिए। ठीक है, हॉलैंड के रहने वाले। तो लिविंग सेल को किसने देखा और डिस्क्राइब किया, ये बात क्लियर है। और वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, चलो भाई आगे चल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। आ गया। व्हाट इज इन्वेंशन? खोज, डिस्कवरी। तो जब डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप की और उसमें सुधार हुआ, सुधार होते होते क्या बना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1931 में हुआ है, 1931 में नॉल और रस्का के द्वारा। वह लिखना नहीं है, तो बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1931, उसके बाद से ही हम सेल का पूरा डिटेल जान पाए, तभी सेल का पूरा डिटेल प्रकट हुआ हमारे सामने। ठीक है, तो अभी तो हम लोग किस सन में चल रहे हैं? 2024। ठीक है, तो लगभग धीरे धीरे अब 100 साल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो हमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें दिख रही हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो वो जो बातें हमें दिख रही हैं उन्हीं में हमें पढ़ना है। ठीक है, और आगे बढ़ाइए और अगला पार्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, चलिए मैथियास फ्लैडेन कब की बात है? 1838। याद हुआ ना 1838? कहां के रहने वाले थे? जूलॉजिस्ट की बॉटनी। तो 1838 की बात है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, नाम है मैथियास फ्लैडेन। अब बॉटनिस्ट है तो एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ढेरों प्लांट्स को एग्जामिन किया और देखा, क्या देखा कि सभी प्लांट जो बने हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स के बने हैं, जो प्लांट के बॉडी में क्या बनाता है? टिश्यूज बनाता है। यही हमने नोट किया। आगे आओ, लगभग उसी समय पे, साल भर का अंतर, कोई अंतर थोड़ी ना है, उसी समय पे नाम बताओ, नाम पढ़ो, थियोडोर स्वान आ गए। 1839 की बात है, और ये अंग्रेज थे। ठीक है ना, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को पढ़ा, एग्जामिन किया, और ये बात कही कि ये तो एक थिन, एक पतली सी परत होती है बाहर की ओर, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, थे जूलॉजी। तो एनिमल सेल को तो एग्जामिन नहीं किया, लेकिन ये देखना, he also concluded, इन्होंने और क्या निष्कर्ष निकाला और क्या बताया? बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, इन्होंने प्लांट टिश्यू की भी स्टडी की है जूलॉजी। तो एनिमल टिश्यू को तो देखा ही, एनिमल सेल को तो देखा ही, एनिमल्स के बॉडी को देखा ही, साथ में ये प्लांट बॉडी को, प्लांट टिश्यू पे ही भी बात किया है। और उन्होंने प्लांट सेल में पाए जाने वाले एक यूनिक फीचर को बताया, और वो क्या है? सेल वॉल का पार्ट। मेरा सवाल ये है, कौन प्लांट और एनिमल दोनों सेल को एग्जामिन किया? थियोडोर स्वान, है ना? और कौन सिर्फ प्लांट सेल को एग्जामिन किया? हाँ, तो ये बताओ, स्लाइडन और स्वान में किसने प्लांट सेल को एग्जामिन किया? दोनों ने, दोनों ने प्लांट सेल को एग्जामिन किया। क्लियर ना? ओके, आगे आ जाओ। चलो, ऑन बेसिस ऑफ दिस, इसी के आधार पे स्वान ने ये कहा कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट
दोनों को एग्जामिन तो इन्होंने ही किया था, स्वान ने ही किया था, तो वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बना होता है किसका, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। एक बात है, हाँ, लेकिन खास बात यह है कि स्लाइडन और स्वान दोनों ने मिलके क्या दिया है, सेल थ्योरी। इसी वजह से अपना एरो ऐसे नीचे से निकला है और दोनों को हमने बॉक्स में बंद किया। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन और स्वान। क्लियर बात है। चलिए, क्या कहता है सेल थ्योरी, क्या कहता है सेल थ्योरी? ये कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इतनी बात अभी हमने पढ़ी, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, उसी में चल के आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस वाले पार्ट में कुछ छूटा नहीं होगा, है ना। चलिए, आपको याद हो गया है तो मैं चाह रहा हूं कि सेल थ्योरी क्या कह रहा है, आप हमें दोबारा बताइए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cell and प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल कहने का क्या मतलब होता है, टिश्यू। ओके, अब टिश्यू के एग्रीगेशन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन। अब ये बात इतने से समझ में आएगी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब, ठीक है ना। तो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है डिमेरिट। डिमेरिट कहने का क्या मतलब है, कमी। तो ये सेल थ्योरी की कमी है जो अभी हमने नोट किया। पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा है, डिड नॉट एक्सप्लेन। सेल थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ये नहीं एक्सप्लेन हो पाता है कि नए सेल कैसे बनते हैं। ठीक बात है ना, कि ये बात तो आप कह रहे हो कि भाई कि जो भी जीवित प्राणी है उसकी बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। ठीक है, सेल का बना हुआ है। ठीक, अब ये तो बताइए कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो ये बात, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस समय। क्या, तो बताओ क्या डिमेरिट है सेल थ्योरी का, अनेबल टू एक्सप्लेन या डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स अराइजेस। नए सेल कैसे बनते हैं, सेल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वो न कर सका, उससे नहीं हुआ। ठीक है, कि नए सेल कैसे बनते हैं, ये सेल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी की कमी है। क्या है, क्या डिमेरिट है सेल थ्योरी का, तो आप कहोगे सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल अराइजेस। नए सेल कैसे बनते हैं ये थ्योरी नहीं बता पाया उस समय। ठीक है, चलिए अब आगे, इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1855 की बात है। कब की बात है, 1855 की बात। ठीक है, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रुडोल्फ बर्शो नाम है। कब की बात है,
1855 की बात है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा। तो 1855 में रुडोल्फ बर्चो आए हैं और वो इस कमी को खत्म करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, चलो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या नाम है इस थ्योरी का? सेल लीनिएज, लिंकेज नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? लीनिएज लिखा हुआ। तो 1855 की बात है, रुडोल्फ बर्चो आए और उन्होंने एक थ्योरी दिया, एक थ्योरी प्रपोज किया। नाम क्या है उसका? सेल लीनिएज थ्योरी, ठीक है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। सेल लीनिएज थ्योरी है ठीक है। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? स्लैडन और स्वान। सेल लिनिएज नहीं हमने कहा, क्या? तो सेल थ्योरी दिया गया है स्लैडन और स्वान के द्वारा। क्या कह रहा था वो, क्या बोल रहा था? जीवित प्राणियों की जो बॉडी है वो सेल और सेल प्रोडक्ट का बना हुआ है, यही तो बोल रहा था। क्या कमी है, क्या कमी थी? नए सेल कैसे बनते हैं वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पाता था उससे, है ना। उस कमी को दूर करने के लिए कौन आया, कौन आए हैं? हाँ, रुडोल्फ बर्चो। किस सन में? 1855 में। कौन सी थ्योरी दी है? सेल लीनिएज, भूलिएगा नहीं, है ना। अभी इसमें जितना हमने पढ़ा यह सबसे हिट सवाल है ये, ठीक है। स्लैडन और स्वान तो पूछे भी जाते हैं, उनसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। क्या नाम है इनका? रुडोल्फ बर्चो, ठीक है। क्या थ्योरी है? सेल लीनिएज। सेल लीनियर थ्योरी आगे लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यह है सेल लीनियर थ्योरी जो दिया गया है रुडोल्फ बर्चो के द्वारा। और वो क्या कहता है? कमी को दूर कर रहा है, पढ़िए। न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नए सेल जो पहले से मौजूद सेल है ना, उन्हीं से बनते हैं, है ना। और ये बात किसके द्वारा की गई है? रुडोल्फ बर्चो के द्वारा। और इसी के साथ जो सेल थ्योरी की डिमेरिट थी वो खत्म हो गई, ठीक है। कमी दूर हो गई है। तो बोला जाएगा सेल थ्योरी को किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया है? एकदम आसान वाले सवाल। सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ बर्चो। अगला सवाल, कौन है जो सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया? आंसर रुडोल्फ बर्चो, वही तो फाइनल शेप हुआ। अच्छा, ओमनी सेल्ला इस सेल्ला किसके द्वारा कहा गया है? ये रुडोल्फ बर्चो। सेल लीनियर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है?
रोडॉल्फ बर्चो, है ना। सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन किया है? रोडॉल्फ बर्चो। सेल थ्योरी को फाइनल स्टेप किसके द्वारा दिया गया है? रोडॉल्फ बर्चो। किस सन में? 1855, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मॉडिफाई कर दिए। तो आज आज के दिन सेल थ्योरी में कितनी बातें होंगी? 2 बातें होंगी, 1 2। तो दोनों बातें क्या हैं? अब आपको याद हो गया होगा। तो सेल थ्योरी क्या कह रहा था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये आप इसमें लिखोगे। और जो मॉडिफिकेशन है वो बताओ। न्यू सेल्स अराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ए और बी में ये दोनों बातें लिखिए, है ना। तो ये 2 बातें हम किसमें लिख रहे हैं? सेल थ्योरी का जो फाइनल शेप है, सेल थ्योरी का जो फाइनल शेप है उसमें हम ये 2 बातें लिख रहे हैं। कौन सी 2 बातें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिखो भाई स्मॉल ए में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये है फाइनल शेप, इसमें 2 बातें हैं। सभी जीवित प्राणी सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि नए सेल किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का निर्माण होता है। तो यह है सेल थ्योरी, बता ही दिया आपको। सेल थ्योरी की कमी बता दी, ठीक है। 1855 में रोडोल्फ बर्चो आए, उसमें सुधार कर दी। और आज के दिन में सेल थ्योरी में 2 बातें हैं, ये दोनों आपके सामने लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड नेक्स्ट वन इज न्यू सेल्स अराइजेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देख लेते हैं एनसीईआरटी में। हाँ, क्लाइडेन एंड स्वान मिल करके सेल थ्योरी दिया है। ये बात तो हो ही गई। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed। नए सेल कैसे बनते हैं ये एक्सप्लेन न हो सका, ठीक है। रोडोल्फ बर्चो कब की बात? 1855 की बात। पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग। और इसी को क्या बोला जाता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। थ्योरी का नाम सेल लीनिएज। क्या बोला जाता है? सेल लीनिएज। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया वो सेल थ्योरी जो किसके द्वारा दिया गया था, और इसी के साथ उसका फाइनल शेप आ गया। और सेल थ्योरी आज के दिन ऐसे परिभाषित होगी, ठीक है। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी है रोडोल्फ बर्चो के द्वारा। नाम पढ़िए, ये पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। ऑल सेल्स arises from, या न्यू सेल्स arises from किससे? प्री एग्जिस्टिंग वन, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, है ना, या प्री एग्जिस्टिंग वन सेल, ठीक।
नोट डालिए जरा, क्या 2-3 बातें बस नोट करानी है। हाँ देखिए इधर क्या लिखा हमने, सेल थ्योरी क्या जानना चाह रहे हैं, एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन? अपवाद, जो सेल थ्योरी को न मानता। ठीक है, 3 एग्जांपल बताने जा रहे हैं, वो आसान, आप याद करिए इसे। नाम सुने हैं वायरस का? तो वायरस सेल थ्योरी को नहीं मानेगा। ठीक, क्यों नहीं मानेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेल थ्योरी को वो मानेगा जिसके पास सेल हो, जिसके पास सेल ही नहीं है वो सेल थ्योरी का पालन नहीं कर पाएगा, वैसे ही अपवाद हो जाएगा। तो वायरस सेल रखता है कि नहीं रखता? वायरस सेल रख रहा है कि नहीं रख रहा? अच्छा, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? अरे नाम सुना है वायरस का, लिविंग है कि नॉन लिविंग, सजीव है कि निर्जीव है? बोथ बता रहे हो, लिविंग की नॉन लिविंग? बोथ, बोथ ऑप्शन में ही नहीं है, दो ही ऑप्शन, लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ठीक है, वो सिर्फ जीवित सेल के अंदर ही वो जीवित हो पाता है। आगे बताएंगे आपको, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, किसी जीवित कोशिका के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। हम कहें लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग है। क्यों, आपको दिखाते हैं, अभी आप कुछ नोट मत करिएगा, ये देखिए जरा। वायरस बनाना बहुत आसान है, ये बन गया है वायरस। होता क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है और उसके ऊपर एक कोट होता है जो बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, ये बात आगे बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। आज तक कोई ऐसा वायरस नहीं मिला है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ठीक है, एक समय पे एक ही होगा। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड का कोर है, प्रोटीन का कोट है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, वायरस बोला जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है ये, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। और अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं, एक कंप्लीट सेल से छोटा, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, एक कंप्लीट सेल से छोटा जीवन को परिभाषित कर ही नहीं सकता। ये तो कोशिका ही नहीं है, जब कोशिका नहीं है तो क्या ये सेल थ्योरी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, वायरस। ठीक, एक कंप्लीट वायरस को एक और नाम दिया जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम और पढ़ेंगे वायरस के बारे में, बट कुछ बातें आपको बताते हैं। एक कंप्लीट वायरस को बोला जाता है, देखिए क्या बोला जाता है, विरियन। वायरस का ही क्या नाम है, विरियन नाम, विरियन नाम है। ठीक है, अब देखो, तो वायरस बराबर विरियन है ना। अब ये किसका बना हुआ है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो यार, किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का बना है। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, कोर होता है, CORE लिखा है, कोर है। और साथ में क्या है, बिल्कुल सही, प्रोटीन का कोट है। ठीक, प्रोटीन का जो कोट है उस कोट को बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोला जाता है, कैप्सिड।
आगे पढ़ने वाले वायरस। ठीक है, चलिए। तो ये हुआ वायरस या विरियान के बारे में। ठीक, ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है और क्योंकि ये कंप्लीट सेल नहीं है इस वजह से ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आगे डिस्कवरर का नाम नोट कर दे रहे हैं, अभी आप याद कर लोगे तो आगे याद करना ही है ना, तो अभी से याद हो जाएगा, अच्छी बात है। तो डिस्कवरी के लिए नाम पढ़ो। डिमिट्री, क्या लिखा है? डिमिट्री इवानोवस्की, डिमिट्री इवानोवस्की, इवानोवस्की। ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखो, देखना क्या लिखा हुआ है, वाराड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वाराड लिखा हुआ है, वाराड। ठीक, चलो। हाँ, वाराड होता क्या है अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये देखना, वायरस से हमने क्या हटा दिया है? कैप्सिड। व्हाट इज कैप्सिड? प्रोटीन का कोट। अगर आप वायरस से प्रोटीन का कोट निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वाराड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाराड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो खुद ही देखो, अगर आपने, ये देखना, ये वायरस का स्ट्रक्चर था, आपने प्रोटीन कोड को क्या किया? रिमूव कर दिया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बचा। बिल्कुल सही, क्या बचा? आपने इसको हटा दिया, है ना, और अगर आपने इसको हटा दिया तो क्या बचा? न्यूक्लिक एसिड। तो वाराड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और मैं आपको याद करा दे रहा हूं कि लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, अभी याद करा दे रहा हूं, आगे आएगा तो दोहरा लेंगे उसको। ठीक है, तो बताओ वाराड किसका बना होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, है ना। आगे डिस्कवरर का नाम नोट कर रहे हैं, तो टीओ, टीओडाइनर। क्या नाम है? टीओडाइनर। बहुत पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा। ठीक, 1971 की बात है, ये सन भी इंपॉर्टेंट हमारे। टीओ डाइनर नाम है। क्या नाम है? टीओ डाइनर। प्रियॉन्स, बोला है प्रियॉन। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की है? हाँ, इवानोवस्की। वाराड की डिस्कवरी किसने की है? टीओडाइनर। ठीक है, क्या होता है वाराड? कम मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए होता है वाराड। ठीक है, यही तो नोट किया है। वाराड न्यूक्लिक एसिड है, उसको और आगे एक्सप्लेन कर दिया। क्या बताया? कम मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए है। क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। अगला इसमें देखते हैं, और अगला एक्सेप्शन ये है प्रियॉन। क्या है? प्रियॉन है। ठीक है, प्रियॉन है, और प्रियॉन है। पढ़ो, क्या होता है प्रियॉन? इन्फेक्शन प्रोटीन पार्टिकल होता है। तो दोबारा देखना, यहाँ पे प्रोटीन का कोड था और न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल था। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है? सिर्फ प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन। ठीक है, चलो अब ये बताओ, जब ये सेल नहीं था तो क्या ये सेल होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। ये सिर्फ प्रोटीन है, ये कहां से सेल होगा? सेल नहीं होगा तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। ये तीसरा एग्जांपल है।
तो पहला क्या बताया? वायरस। दूसरा क्या बताया? वराड। तीसरा क्या बताया? प्रियॉन। वायरस की डिस्कवरी इवानोवस की, वराड की डिस्कवरी थियोडाइनस, और प्रियॉन की डिस्कवरी स्टैनले प्रूसिनर नाम है इनका। इनका जानबूझ के सिर्फ प्रूसिनर लिखा है, इसका एक कारण। इसका कारण यह है कि मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं इसको याद करने के लिए, और हम लोग याद करेंगे पी पी पी। ठीक है? पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रोसिनर, एंड पी फॉर प्रोटीन। ठीक है? प्रियॉन, प्रोसिनर, प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक बात है। चलो, तो एक्सेप्शन में तीन कौन से एग्जांपल आपको बताए? तीनों की डिस्कवरी किसने की है ये बताना है। पहला क्या बताया है? कंप्लीट वायरस को क्या बोला जाता है? विरियन। विरियन। बताओ, नोट किया ना? पहले ये बताओ, नोट कर लिया ना? बता, बताओ कंप्लीट वायरस को क्या बोला जाता है? विरियन बोला जाता है। किसका कोट? प्रोटीन का। किसका कोट? न्यूक्लिक एसिड का। तो है न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, लेकिन सेल नहीं है, तो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन। अगली बात बताओ, अगला एक्सेप्शन। वराड किसका बना है? प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो क्या बचेगा? न्यूक्लिक एसिड बचेगा। याद हुआ ना? प्रोटीन को हटा दिया था तो बच गया था, क्या बच जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब बताना चाह रहे हैं कि भाई न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बताओ क्या है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। अगली बात बताओ। हाँ, प्रियॉन है ना? प्रियॉन। ठीक है। और ये है क्या होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है। किसने डिस्कवर किया है? ये तीनों हमने क्या पढ़ा? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। क्या पढ़े हैं? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन पढ़े हैं हमने। ठीक है? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दोबारा आएगा। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गलती से भी ना भूलना। साइज की बात करते हैं तो ये देखिए जरा, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, उससे छोटा वायरस। वायरस के साइज का प्रियॉन, और वायरस से छोटा तो वायराड होगा ही, क्योंकि आपने प्रोटीन को रिमूव कर दिया था वायरस का, तभी क्या बना था? वायराड। तो वायराड छोटा हो गया वायरस से, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ क्या खास बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रियॉन का जो शेप है किसके बराबर है? वायरस के बराबर है। तो नोट करिए, बॉक्स बंद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए और तुरंत याद करिए।
कंप्लीट कर लिया है? इतनी बातें आपको बता दी। चलो करो आंसर भाई, बताओ। 1665 में माइक्रोग्राफिया, 1838 मैथिया क्लाइडेन, 1839 थियोडोर स्वान, 1855 हाँ रोडोल्फ वर्चो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। 1922 जी रामाचंद्रन पैदा हुए थे आप 8 अक्टूबर 1922। 1942 ग्रेजुएशन किया है मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में। पीएचडी रिसीव किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कहाँ है? इंग्लैंड। 1954 में ट्रिपल हेलिकल कोलेजन मॉडल का प्रस्तुत हुआ था, किसमें? नेचर नाम के पत्रिका में पब्लिश हुआ था 2001 में। ठीक है ना? चले, तो ये हमने जाना है यहाँ। चलिए बताइए, लाइट सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक बता रहे हैं। एंटोनी वॉन लुएनहॉफ, एंटोनी वॉन लुएनहॉफ। सेल को किसने डिस्कवर किया? सेल नाम किसके द्वारा दिया गया? हाँ ठीक है, चलिए। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? कौन जर्मन बॉटनिस्ट? कौन? लाइडन भाई। ठीक है, कौन जूलॉजी? कौन प्लांट और एनिमल दोनों सेल को एग्जामिन किया? हाँ, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? दोनों के द्वारा भैया, लाइडन और स्वान। क्या कहता है सेल थ्योरी? All living organism या every organism composed of cell and product of cell। क्या डिमेरिट है? Unable to explain या did not explain how the new cells are arising। ठीक है ना? तो कौन मॉडिफाई करेगा? कौन फाइनल शेप देगा? कब आए थे रोडोल्फ वर्चो ये थ्योरी लेके? 1855। कौन सी थ्योरी है? सेल लिनियर थ्योरी। ठीक है ना? और वो कहता है कि नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सेल थ्योरी के क्या अपवाद हैं? वायरस, वायरस, वायरस की डिस्कवरी किसने की है? देखो इधर, ये वायरस है, यहां देखो क्या लिखा है? इवानोवस्की। क्या लिखा है? इवानोवस्की। ठीक है, वायरस में आई है ना, तो इवानोवस्की। ठीक है, हम बाद में बताएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, आगे आओ। अगला क्या था? वायरस किसने डिस्कवर किया है? बता भाई। टियोडाइनर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टियोडाइनर। किस सन में? 1971 में। ठीक है, और अगला तो पी बता दिया है, याद ही रहेगा। पी फॉर प्रेऑन, पी फॉर इन्फेक्शियस प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एंड पी फॉर प्रोसिनर, पी फॉर प्रोसिनर। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और दोहरा के आएंगे। सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? दोहरा के आइएगा, ये नहीं कि वैसे ही आ रहा है बिना पढ़े।